आज की कहानी कुछ अलग और बेहद दिलचस्प है। अब तक हमने हीनियस क्राइम, अंडरवर्ल्ड की कहानियां, मर्डर मिस्ट्री जैसी अनोखी घटनाएं सुनी हैं, लेकिन आज की कहानी उन सब से अलग है। ये इसलिए खास है क्योंकि जब यह घटना हुई तो पहली नजर में ऐसा लगा कि इसके पीछे कोई बड़ा गैंग होगा, किसी मास्टरमाइंड का शातिर दिमाग होगा और बेहद पेशेवर अपराधी शामिल होंगे। लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो हैरानी हुई कि इसमें शामिल लोग पूरी तरह अनाथ ही थे। हरियाणा के इतिहास में इससे बड़ी बैंक रॉबरी कभी नहीं हुई थी और यह घटना करीब 10 साल पहले हुई थी। इस बैंक रॉबरी के बाद अगले 3 दिनों तक हर नेशनल डेली, हर न्यूज चैनल पर बस इसी की चर्चा थी। यह घटना इतनी सनसनीखेज थी कि हर कोई हैरान था। कहानी हरियाणा की अब तक की सबसे बड़ी बैंक रॉबरी की है और यह घटना पंजाब नेशनल बैंक से जुड़ी हुई है। घटना 27 अक्टूबर 2014 सोमवार की है। बैंक का नियमित समय सुबह 9:30 बजे था। जब बैंक स्टाफ अपनी अपनी ड्यूटी पर पहुंचा तो सब कुछ सामान्य लग रहा था। गार्ड पहले से ड्यूटी पर मौजूद था, लेकिन यह ध्यान देने वाली बात थी कि बैंक 1.5 दिन बाद खुल रहा था। शनिवार को बैंक में हाफ डे था और उस दिन लगभग 4 बजे बैंक का काम खत्म हो गया था। स्टाफ ताले लगाकर घर जा चुका था और रविवार को छुट्टी थी। इस तरह सोमवार की सुबह बैंक ने अपने तय समय पर यानी 9:30 बजे दोबारा काम शुरू किया। बैंक का स्टाफ अपने अपने डेस्क पर काम की तैयारी कर रहा था। इसी दौरान सोनीपत के गोहाना इलाके में स्थित इस ब्रांच के मैनेजर लगभग 9:35 9:40 के आसपास बैंक में पहुंचे। थोड़ी देर तक सामान्य गतिविधियों के बाद मैनेजर स्ट्रांग रूम और लॉकर रूम की ओर बढ़े। उस समय तक किसी को यह अंदाजा भी नहीं था कि बैंक के भीतर कुछ ऐसा हुआ है जो पूरे देश को चौंका देगा। क्योंकि यह बैंक का मामला है, बैंक के स्ट्रांग रूम और लॉकर रूम तक पहुंचने के लिए सीनियर अफसर की उपस्थिति अनिवार्य होती है। स्ट्रांग रूम वह जगह है जहां बैंक का पूरा कैश सुरक्षित रखा जाता है और इसे कड़ी निगरानी के तहत ताले में बंद किया जाता है। 1.5 दिन की छुट्टी के बाद जब सोमवार को बैंक का काम शुरू हुआ तो बैंक मैनेजर अपनी नियमित प्रक्रिया के तहत स्ट्रांग रूम का दरवाजा खोलने गए। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला और भीतर कदम रखा, उनके होश उड़ गए। उनके सामने का नजारा बेहद डरावना था। बैंक के करीब 350 ग्राहकों के लॉकर वहां मौजूद थे, लेकिन अब उनकी लाइन से लगे हुए कई ताले टूटे हुए थे। कई लॉकर के दरवाजे खुले पड़े थे और फर्श पर जगह जगह कागज बिखरे हुए थे। यह दृश्य साफ संकेत दे रहा था कि बैंक में डकैती हो चुकी है। मैनेजर के मन में तुरंत ख्याल आया कि जिस बैंक को वे बंद करके गए थे और अब खुद खोल रहे हैं, वहां यह घटना कैसे हो गई। उनकी सांसें तेज हो गईं और वे तुरंत शोर मचाते हुए बाकी स्टाफ को बुलाने लगे। इसके बाद बैंक के अन्य कर्मचारी वहां पहुंचे और स्थिति को देखा। घटना की गंभीरता को समझते हुए तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। थोड़ी ही देर में पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। इसी अफरा तफरी के बीच अचानक बैंक मैनेजर की नजर लॉकर रूम के एक कोने में फर्श पर पड़ी। उन्होंने देखा कि वहां एक गड्ढा है, लेकिन जैसे ही वे उसे ध्यान से देखते हैं, समझ जाते हैं कि वह सिर्फ एक गड्ढा नहीं, बल्कि एक सुरंग है। इसी सुरंग के रास्ते इस बड़ी चोरी को अंजाम दिया गया था। इस बात का एहसास होते ही मामला और गंभीर लगने लगा। इसी बीच पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने घटनास्थल की जांच शुरू की और गिनती का काम भी शुरू हुआ। गिनती से पता चला कि 350 लॉकरों में से 86 लॉकर टूटे हुए थे। इन सभी लॉकरों के भीतर रखा कीमती सामान, नकदी और गहने पूरी तरह गायब थे। लॉकर रूम के ठीक बगल में स्ट्रांग रूम भी था, जिसमें बैंक का कैश रखा जाता है। हालांकि स्ट्रांग रूम का मुख्य दरवाजा खोलने के बावजूद लुटेरे उसके अंदर रखे कैश तक नहीं पहुंच सके। इसका कारण था स्ट्रांग रूम का मजबूत लॉक सिस्टम, जिसे तोड़ने में वे नाकाम रहे। नतीजतन लुटेरों ने स्ट्रांग रूम की बजाय केवल लॉकरों को निशाना बनाया। 86 लॉकरों को तोड़ने का काम आसान नहीं था। इसे अंजाम देने में घंटों का वक्त लगा होगा, क्योंकि लुटेरे असली चाबी का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। चाबियां बैंक में मौजूद नहीं थीं, इसलिए उन्होंने हर लॉकर को रॉड और अन्य औजारों से तोड़ा। इतने सारे लॉकर तोड़ने में काफी मेहनत, समय और शोर शराबा हुआ होगा, लेकिन सुरंग के जरिए इस वारदात को अंजाम देने का तरीका दिखाता है कि लुटेरे भले ही स्ट्रांग रूम न खोल सके हों, लेकिन उनकी योजना बेहद सोची समझी थी। इसके बाद जैसे जैसे घटना की खबर बाहर फैली, इलाके में हड़कंप मच गया। यह एक छोटा सा इलाका था,
और आमतौर पर ऐसे बैंकों के लॉकरों में आसपास के स्थानीय लोग अपने गहने, कागजात और कई बार कैश भी सुरक्षित रखने के लिए रखते थे। जैसे ही लोगों को पता चला कि बैंक में डाका पड़ गया है और 86 लॉकर लूटे जा चुके हैं, वे घबराए और परेशान होकर बैंक की ओर दौड़ पड़े। हर किसी को अपनी जमा पूंजी की फिक्र थी, जो उन्होंने वर्षों की मेहनत से इकट्ठा की थी। बैंक स्टाफ के लिए स्थिति तनावपूर्ण थी, क्योंकि उन्हें अंदाजा लगाना था कि कुल कितनी संपत्ति लूटी गई है। दूसरी ओर पुलिस के लिए यह एक बड़ी मुसीबत थी कि इतनी बड़ी वारदात हो गई और उन्हें इसकी भनक तक नहीं लगी। अब पुलिस अपनी जांच में जुट गई और बैंक स्टाफ ने नुकसान का आकलन करना शुरू किया। जो 86 लॉकर तोड़े गए थे, उनके मालिकों का पता लगाने के लिए लॉकर नंबरों के आधार पर बैंक ने संपर्क शुरू किया। एक एक करके उन लॉकर मालिकों से पूछताछ की गई और उन्होंने अपनी अनुमानित संपत्ति की जानकारी दी। किसी ने कहा कि उनके गहने थे, तो किसी ने नकदी और महत्वपूर्ण कागजात की जानकारी दी। शुरुआती आकलन में पता चला कि लूटे गए गहनों और नकदी की अनुमानित कीमत लगभग 100 करोड़ थी। यह सुनकर लोगों में और ज्यादा खलबली मच गई और पुलिस के लिए यह केस सुलझाना एक बड़ी चुनौती बन गया। 100 करोड़ की इस बड़ी चोरी ने बैंकिंग सिस्टम और लॉकर सेवाओं से जुड़े कई सवाल खड़े कर दिए। आमतौर पर बैंक में लॉकर सुविधा लेने के लिए आपका वहां अकाउंट होना जरूरी होता है। हालांकि केवल अकाउंट होने से लॉकर मिल जाए, यह जरूरी नहीं। कई बैंक ग्राहकों की प्राथमिकता तय करने के लिए अतिरिक्त सेवाओं या निवेश जैसे एफडी को ध्यान में रखते हैं। लॉकर से जुड़ी एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इसमें रखे गए सामान की कोई जानकारी बैंक को नहीं होती। बैंक सिर्फ लॉकर की सुरक्षा और चाबी तक सीमित रहता है। हर लॉकर की 2 चाबियां होती हैं, एक ग्राहक के पास और दूसरी बैंक के पास। जब तक दोनों चाबियां साथ न हो, लॉकर नहीं खुल सकता। लेकिन लॉकर के अंदर क्या रखा गया है, इसका कोई रिकॉर्ड बैंक नहीं रखता। ग्राहक को यह जानकारी लिखित में देने की आवश्यकता भी नहीं होती। यही वजह है कि ऐसी लूट के मामलों में नुकसान का सही सही आकलन करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हर ग्राहक के सामान की वास्तविक जानकारी केवल उसी को होती है। इसी कारण यदि बैंक लॉकर में रखी हुई चीज चोरी हो जाए या डकैती का शिकार हो जाए, जैसा कि इस मामले में हुआ, तो इसके लिए बैंक जिम्मेदार नहीं होता। इसका मतलब ये है कि बैंक ऐसी स्थिति में किसी भी तरह का मुआवजा नहीं देगा। ये नीति इसलिए है क्योंकि बैंक को लॉकर में रखी चीजों के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। उदाहरण के लिए, अगर मैंने 50,000 के गहने अपने लॉकर में रखे हैं, तो मैंने यह जानकारी बैंक को दी ही नहीं। ऐसे में अगर चोरी हो जाए और मैं दावा करूं कि मेरे 50,000 के गहने थे, तो मुझे इसके लिए ठोस डॉक्यूमेंट्री सबूत देने होंगे। पहला सबूत यह कि वे गहने मैंने लॉकर में ही रखे थे। दूसरा, उन गहनों की सही कीमत 50,000 ही थी। इन दावों को साबित करने के लिए बिल या अन्य दस्तावेज दिखाने होंगे। यह प्रक्रिया काफी लंबी और जटिल हो सकती है। इसीलिए बैंक लॉकर में रखे सामान की सुरक्षा को लेकर बैंक कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। यह नीति भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुरूप है। हालांकि आरबीआई के दिशा निर्देश यह भी कहते हैं कि सभी बैंक यह सुनिश्चित करें कि उनके लॉकर सिस्टम अत्यंत सुरक्षित हों और किसी भी तरह की अनहोनी की संभावना कम से कम हो। यह बैंकों की जिम्मेदारी है कि वे अपनी सुरक्षा प्रणाली मजबूत बनाएं, लेकिन लॉकर में रखे सामान की सुरक्षा की अंतिम जिम्मेदारी ग्राहक की ही होती है। आरबीआई की गाइडलाइंस के अनुसार बैंक की सिक्योरिटी का बंदोबस्त पुख्ता होना चाहिए। लॉकर रूम, स्ट्रांग रूम और उनकी सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किए गए ताले, दीवारें, छतें और फर्श बेहद मजबूत होने चाहिए। इनमें सीमेंटेड संरचना और स्टील की प्लेट्स का इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पंजाब नेशनल बैंक की सोनीपत ब्रांच में इन गाइडलाइंस का पालन नहीं किया गया था। सुरक्षा इतनी कमजोर थी कि स्ट्रांग रूम और लॉकर रूम में सीसीटीवी कैमरा तक काम नहीं कर रहा था। अगर कैमरा चालू होता, तो अपराधियों की पहचान में आसानी हो सकती थी। पुलिस को इस बात का अनुमान हो गया कि लगभग 100 करोड़ की संपत्ति चोरी हो चुकी है। लेकिन इस घटना के बाद पुलिस के लिए चुनौती यह थी कि अपराधियों ने कोई ठोस सबूत पीछे नहीं छोड़ा। पुलिस ने स्ट्रांग रूम और लॉकर रूम से फिंगरप्रिंट और अन्य सबूत जुटाने की कोशिश की, लेकिन असली सुराग सुरंग से मिलने की संभावना थी। इस सुरंग के जरिए ही अपराधियों ने पूरी घटना को अंजाम दिया था। चूंकि बैंक का कोई और ताला टूटा नहीं था और न ही कोई बाहरी जबरदस्ती के निशान मिले, पुलिस का ध्यान सीधे सुरंग पर गया। इसके बाद पुलिस टीम ने सुरंग की जांच करने का फैसला लिया। सुरंग की स्थिति को देखते हुए यह काम काफी जोखिम भरा था। पुलिस को यह समझना था
कि सुरंग कितनी लंबी है, कहां तक जाती है और इसे खोदने में कितना वक्त और योजना लगी होगी। पुलिस ने अपने प्रशिक्षित कर्मियों को सुरंग के अंदर भेजा ताकि इस रहस्य को सुलझाया जा सके। टॉर्च की रोशनी में दो पुलिसकर्मी सुरंग में उतरते हैं। सुरंग की चौड़ाई करीब 2.5 फीट थी, जो पर्याप्त तो थी, लेकिन आराम से चलने के लिए नहीं। घुटनों के बल झुककर अंधेरे में टॉर्च की रोशनी के सहारे वे धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। सुरंग में लगातार आगे बढ़ते हुए आखिरकार वे एक जगह पहुंचते हैं जहां सुरंग का दूसरा सिरा खुलता है। जब वे बाहर निकलते हैं तो पाते हैं कि यह सुरंग एक घर के अंदर खुलती है। ये घर बैंक से मात्र 100 कदम की दूरी पर स्थित था। सुरंग की यह चौंकाने वाली खोज अब पुलिस जांच का मुख्य केंद्र बन जाती है। सुरंग से बाहर निकलने के बाद पुलिसकर्मी तुरंत अपने साथियों को इस बारे में जानकारी देते हैं। पूरी पुलिस टीम अब उस घर की ओर बढ़ती है। जांच के दौरान पता चलता है कि यह घर पिछले 5 सालों से खाली पड़ा हुआ था। इसका मालिक इस इलाके में रहता ही नहीं था, बल्कि किसी दूसरी जगह रह रहा था। यह घर सुनसान और जर्जर स्थिति में था, जो शायद अपराधियों के लिए सुरंग खोदने और चोरी की योजना बनाने के लिए आदर्श स्थान बन गया। पुलिस ने तुरंत इस घर और उसके आसपास के इलाके को खंगालना शुरू किया। मकान मालिक का पता लगाया गया और अब सवाल यह था कि क्या मकान मालिक इस घटना में शामिल है या अपराधियों ने इस खाली घर का फायदा उठाकर चोरी को अंजाम दिया। यह स्थिति बहुत जटिल होती जा रही थी। पुलिस को यह समझने में दिक्कत हो रही थी कि जब घर बंद पड़ा हुआ है तो लुटेरों को इस घर का इस्तेमाल करने का ख्याल क्यों आया। पुलिस को शक था कि लुटेरों को पता था कि यह घर खाली है और इसी वजह से उन्होंने इसे अपनी योजना के लिए चुना। इस सुरंग के जरिए पूरी घटना का खुलासा हुआ, लेकिन अब भी कई सवाल थे जिनका जवाब पुलिस को ढूंढना था। इस बीच मीडिया में खबरें तेजी से फैल रही थीं और जिन लोगों के लॉकर में उनका कीमती सामान था, वे बैंक के बाहर धरने पर बैठ गए थे। उन लोगों के लिए यह एक बहुत बड़ा आघात था, क्योंकि उनके जीवन की सारी पूंजी, उनके गहने और कागजात चोरी हो गए थे। पुलिस और प्रशासन दोनों ही इस बड़े मामले से निपटने में मुश्किलों का सामना कर रहे थे। नेशनल मीडिया में इस घटना की खबरें प्रमुख हेडलाइंस बन चुकी थीं और यह मामला देश भर में चर्चा का विषय बन गया था। इस स्थिति में हरियाणा पुलिस को मदद की आवश्यकता महसूस हुई। इसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ से एक अफसर को भेजा गया, जो बैंक की सुरक्षा और चोरी की जांच में मदद करने के लिए दिल्ली से हरियाणा आया। यह अफसर पहले भी कुछ ऐसे मामलों की जांच कर चुका था और उसकी एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए उसे इस मामले में मदद के लिए भेजा गया था। यह मामला पुलिस के लिए एक चुनौती बन चुका था और हरियाणा के डीजीपी ने 28 अक्टूबर को ऐलान किया कि जो भी इस बैंक डकैती के बारे में जानकारी देगा, उसे 10 लाख का इनाम मिलेगा। यह ऐलान जैसे ही हुआ, पुलिस ने अपना ऑपरेशन और बढ़ा दिया। आसपास की दुकानों, रेडी वालों और इलाके के लोगों से पूछताछ की गई और पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस का सहारा लिया गया। लेकिन इस सब से कोई खास फायदा नहीं हुआ। 27 और 28 अक्टूबर का दिन तो बिना किसी ठोस जानकारी के निकल गया। इसके बावजूद खबरें लगातार छप रही थीं और मीडिया भी मामले को प्रमुखता से कवर कर रहा था। 10 लाख के इनाम का ऐलान पुलिस की ओर से एक नया कदम था, ताकि किसी भी तरह से लुटेरों तक पहुंचा जा सके। फिर 29 अक्टूबर की रात करीब 10 बजे हरियाणा पुलिस को एक कॉल आता है। फोन करने वाले को इस बात की जानकारी थी कि पुलिस ने 10 लाख के इनाम का ऐलान किया था। ये कॉल पुलिस के लिए एक नई उम्मीद बनकर आई। अब पुलिस को यह उम्मीद थी कि इस कॉल के जरिए उन्हें लुटेरों तक पहुंचने का रास्ता मिल सकता है। फोन करने वाले ने दो लड़कों के बारे में जानकारी दी, जिनके नाम, उम्र और हुलिये के बारे में पूरी डिटेल्स दी। साथ ही उसने बताया कि वे लोग बैंक डकैती में शामिल थे और ये जानकारी पक्की थी। पुलिस ने इस सूचना को गंभीरता से लिया और तुरंत उस गांव में पहुंची, जो कि 5 किलोमीटर दूर था। पुलिस को वहां उन लड़कों के नाम और हुलिये से मेल खाते दो लड़के मिल गए। जैसे ही पुलिस ने इन दोनों से सख्ती से पूछताछ की, उन्होंने स्वीकार कर लिया कि वे बैंक डकैती में शामिल थे। इसके बाद पुलिस ने उनके द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर गांव में स्थित ईंट भट्टी में छुपाए गए सोने के जेवर की तलाश शुरू की। पुलिस ने ईंट भट्टी में खुदाई की और वहां से करीब 8.5 किलो सोने के जेवर बरामद किए। इसके अलावा एक आरोपी के पास से 60,000 भी बरामद हुए। इन दोनों गिरफ्तारी के बाद जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने 3 और लोगों के नाम बताए। पुलिस ने उन तीनों को भी पकड़ लिया और जब ये पांचों गिरफ्तार हुए तो उनसे पूरी कहानी सुनी गई। इन गिरफ्तारियों से पुलिस को अब बैंक डकैती के पूरे मामले का खुलासा करने में मदद मिली। जब पुलिस ने महिपाल को गिरफ्तार किया
तो उसकी गिरफ्तारी के बाद इस पूरी बैंक रॉबरी का पूरा खुलासा हुआ। महिपाल ही इस बैंक डकैती का मास्टरमाइंड था और उसी ने सुरंग बनाने की योजना बनाई थी। इस सुरंग का निर्माण उसी के घर से शुरू हुआ था, जो बैंक के पास ही स्थित था और 5 साल से खाली पड़ा हुआ था। उस घर का मालिक महिपाल था, एक युवा नौजवान। लेकिन जैसे ही महिपाल का भेद खुला, उसने खुद को खत्म करने का फैसला किया। उसने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। इस आत्महत्या ने पूरे केस में एक नया मोड़ ले लिया और सवाल उठने लगे कि क्या महिपाल ने सच में आत्महत्या की या फिर उसे किसी ने जानबूझकर रास्ते से हटा दिया। क्या बैंक के किसी कर्मचारी का हाथ था इस रॉबरी में, या कोई ऐसा व्यक्ति था जिसका बैंक में खाता था, जिसे महिपाल ने मदद दी थी। इन सभी सवालों के बीच महिपाल की मौत ने जांच को और भी पेचीदा बना दिया। अब पुलिस बाकी आरोपियों से पूछताछ करती है और केस के बाकी पहलुओं की जांच जारी रखती है। पूछताछ में महिपाल और उसके साथी की पूरी कहानी सामने आती है। महिपाल और उसका जीजा सतीश दोनों पानीपत में प्रॉपर्टी डीलर थे, लेकिन उन्हें प्रॉपर्टी के कारोबार में कुछ नुकसान हो गया था। उस नुकसान को भरने के लिए दोनों ने कई योजनाएं बनाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। फिर एक दिन उन्हें एक आइडिया आया। महिपाल का घर बैंक के पास था, तो क्यों न उस बैंक में डाका डाला जाए और जो भी पैसे मिलेंगे उससे उनका नुकसान पूरा हो जाएगा और वे अपनी जिंदगी को सुधार सकेंगे। यह आइडिया महिपाल और सतीश दोनों को ठीक लगा और यहीं से योजना की शुरुआत हुई। पहले तो दोनों ने सोचा कि बैंक की छत से दाखिल हुआ जाए, लेकिन यह विचार उन्हें खतरनाक लगा क्योंकि किसी की नजर में आ सकते थे। फिर वे बैंक की दीवार में सेंध लगाने के बारे में सोचते हैं, लेकिन यह भी ठीक नहीं लगा क्योंकि इससे भी लोग शक कर सकते थे। फिर महिपाल ने आइडिया दिया कि बैंक में सुरंग के रास्ते दाखिल हुआ जाए, जिससे किसी को शक न हो और काम चुपचाप किया जा सके। इसके बाद दोनों ने बैंक की रेकी शुरू कर दी और सुरंग बनाने के लिए योजना तैयार की। महिपाल ने अपने घर से सुरंग खोदने का काम शुरू किया, जो बंद पड़ा हुआ था और बैंक के स्ट्रांग रूम तक जाएगी। इस योजना को पूरी तरह से लागू करने के लिए उसने सितंबर से सुरंग की खुदाई शुरू कर दी थी। शुरुआत में महिपाल और सतीश थे, लेकिन फिर उन्होंने 3 और लोगों को इस योजना में शामिल किया। ये तीनों लोग महिपाल और सतीश के करीबी थे और बैंक से 5 किलोमीटर दूर रहने वाले थे। उनमें से एक कंप्यूटर लैब में काम करता था, दूसरा असिस्टेंट था और तीसरा बेरोजगार था। महिपाल ने इन तीनों को भरोसे में लिया और उन्हें बताया कि ये बैंक लूटने का एक बड़ा मौका है। सब ने मिलकर यह फैसला किया कि वे इसमें बराबरी से हिस्सा लेंगे। लेकिन महिपाल ने एक शर्त रखी, क्योंकि सुरंग उसकी जमीन से खोदी जा रही थी और ये आइडिया भी उसका था, इसीलिए बैंक से जो भी पैसे लूटे जाएंगे उसका 50% हिस्सा महिपाल को मिलेगा और बाकी 50% 4 लोगों में बंट जाएगा। महिपाल ने यह भी बताया कि इस डाका से 100 करोड़ से ज्यादा की रकम निकलने की उम्मीद है, जिससे सभी को अच्छा मुनाफा होगा। ये सुनकर बाकी सभी लोग तैयार हो गए। इसके बाद महिपाल और उसके साथियों ने बैंक में सुरंग खोदने के लिए पूरी योजना बनाई। वे पहले से ही पूरी तरह से तैयार थे और इस बार उन्होंने एक महत्वपूर्ण बारीकी से काम किया। उन्होंने बैंक के स्ट्रांग रूम तक पहुंचने के लिए एक रास्ता चुना, जो उनके घर से होकर गुजरता था। इस रास्ते में एक पतली सी गली भी थी, जिसके नीचे से सुरंग खोदी जानी थी। हालांकि इस रास्ते में कुछ समस्याएं थीं। सबसे पहले गली के नीचे टेलीफोन के तारों की वायरिंग और पानी की पाइपलाइन भी थी। वे जानते थे कि यदि इनका कोई नुकसान हुआ तो यह आसानी से ट्रेस किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने खास ध्यान रखा कि सुरंग की खुदाई करते समय इन चीजों को कोई नुकसान न हो। अगर इन दोनों में से कोई भी डैमेज होता तो संबंधित विभाग उसे ठीक करने आता और उसे पता चलता कि वहां सुरंग खोदी जा रही है, जिससे उनकी योजना को खतरा हो सकता था। इसलिए महिपाल और उसके साथियों ने यह तय किया कि वे खुदाई के दौरान पूरी सतर्कता बरतेंगे। ये लोग दिन में सूरज की रोशनी में ही घर में घुसकर बिना किसी आवाज के काम शुरू कर देते थे। उन्होंने सुरंग के रास्ते को अच्छे से मापा ताकि वे सही दिशा में आगे बढ़ सकें और अंत में सुरंग का मुंह सही जगह खुले। इस पूरी योजना के दौरान महिपाल और उसके साथियों ने बेहद चुपके और सुनियोजित तरीके से काम किया। वे रोज केवल 2 से 2.5 फीट गहरे गड्ढे ही खोदते थे ताकि निकलने वाली मिट्टी का ढेर कम हो और किसी को शक न हो। इस रणनीति का एक और कारण था कि अगर ज्यादा मिट्टी एक साथ कहीं बाहर फेंकी जाती तो आसपास के लोग ध्यान देते और उनकी योजना का पर्दाफाश हो सकता था। इसीलिए उन्होंने बहुत धीरे धीरे और सावधानी से काम किया। करीब 1.5 महीने तक यह लोग सुरंग खोदते रहे
और इसके दौरान महिपाल सुरक्षा का ध्यान रखता था ताकि कोई भी बाहरी व्यक्ति घर में न घुस सके। बाकी लोग, जिनमें से एक आदमी मिट्टी बाहर फेंकने का काम करता था, सभी अपने अपने काम में व्यस्त रहते थे। इस प्रकार इनकी मेहनत और योजना धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती रही। जब खुदाई का काम लगभग पूरा हो गया तो उन्होंने महसूस किया कि अब अंतिम सुरंग को खोलने का समय आ गया है और यह सुरंग सीधे बैंक के स्ट्रांग रूम में पहुंचेगी। लेकिन वे यह नहीं चाहते थे कि सुरंग कहीं और खुले जिससे उनकी योजना का भेद खुल जाए। इसलिए उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि यह काम एक विशेष दिन और समय पर किया जाए जब बैंक में सबसे कम लोग मौजूद हों। इन्होंने यह जानकारी रेटिंग के जरिए हासिल की थी कि बैंक में शनिवार को हाफ डे होता है और अधिकतर स्टाफ 4 बजे के आसपास बैंक छोड़ देते हैं। इस मौके का फायदा उठाने के लिए उन्होंने अपनी योजना को इस समय पर तय किया ताकि किसी को भी शक न हो और वे आराम से अपना काम कर सकें। यह पूरी योजना अब अपने चरम पर थी। शनिवार की रात को जब बैंक बंद हो गया और गार्ड भी अपनी जगह पर नहीं थे, तब इन लोगों ने सुरंग के जरिए सीधे स्ट्रांग रूम में प्रवेश किया। इस समय उनके पास करीब 36 घंटे का वक्त था। शनिवार शाम 4 बजे से लेकर सोमवार सुबह 9:30 तक, और इस अवधि का पूरा फायदा उठाने का उन्होंने तय किया था। सुरंग से बैंक के स्ट्रांग रूम में पहुंचने के बाद उन्होंने सबसे पहले हथियारों की मदद से लॉकर तोड़ने शुरू किए। स्ट्रांग रूम में रखा कैश शुरुआत में उनके लिए खोलना मुश्किल था, लेकिन 86 लॉकर में से उन्होंने 7 लॉकर ऐसे पाए जिनमें या तो कागज थे या कुछ भी नहीं था। इन लॉकरों में पड़े पेपर उन्होंने वहीं फेंक दिए, लेकिन बाकी सारे लॉकर में जेवर और कैश था। इनकी योजना के मुताबिक उन्होंने सारी कीमती चीजों को एकत्रित किया। उन्होंने इस दौरान 7 बड़ी बोरी का इस्तेमाल किया और 6 घंटे तक स्ट्रांग रूम में तोड़फोड़ करते रहे। यह पूरी प्रक्रिया सावधानी से की गई थी ताकि कोई शक न हो और पूरी चोरी को जितना हो सके चुपचाप अंजाम दिया जा सके। आखिरकार इन लोगों ने 6 घंटे की मेहनत के बाद सारे लूट के सामान को इकट्ठा किया। रविवार की दोपहर तक उन्होंने अपनी आखिरी बोरी को सुरंग से बाहर निकाला और घर में ले आए। उसके बाद जैसे ही रात का अंधेरा हुआ, एक वाइट कलर की डिजाइनर गाड़ी घर के पास आई। यह पूरी योजना पहले से तैयार थी। वे उस गाड़ी में सारे जेवर और नकद सामान लोड करते हैं और फिर रात के अंधेरे में वहां से निकल जाते हैं। इन लोगों ने एक बेहद सावधानी से काम किया था। उन्होंने इस दौरान कभी भी मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं किया। उनके लिए यह जरूरी था कि मोबाइल की लोकेशन से किसी भी तरह का ट्रैक न हो। इसलिए जब भी वे घर में आते या बैंक में लूट डालने के लिए जाते, वे अपने पास कोई मोबाइल नहीं रखते थे। इस तरह की योजना और सावधानी से वे पूरी चोरी को अंजाम देते हैं और उनका यह कदम पकड़े जाने से बचने का कारण बनता है। सारे सामान को सुरक्षित रूप से घर से बाहर ले जाने के बाद इनका अगला कदम पहले से तय था। लूट की कुल कीमत करीब 100 करोड़ रुपए थी, जो इस पूरे ऑपरेशन का परिणाम था। इसके बाद ये सब अलग अलग हो जाते हैं, जिनमें से 2 लड़के, जो एक बड़ा ही था और एक बेरोजगार गांव का युवक था, सोनीपत के आसपास और भी ज्यादा चर्चा का विषय बन जाते हैं। बैंक से लगभग 5 किलोमीटर दूर उनके गांव में लोग अब इस बड़ी बैंक लूट के बारे में बातें करने लगे थे। ये स्टोरी अखबार के फ्रंट पेज पर और न्यूज चैनलों की हेडलाइंस पर थी। रात को जब ये दोनों शराब पीकर आपस में बात कर रहे थे, तो एक ने मजाक में कहा कि हम लोगों ने जो सुरंग बनाई है वह दुनिया के किसी भी दिमागी जीनियस के लिए भी मुश्किल होगी और पुलिस हमें कभी नहीं पकड़ पाएगी। परंतु दूसरे लड़के ने ये बातें सुन लीं और उसकी समझ में आ गया कि कुछ गड़बड़ है। यह वही शख्स था जिसने बाद में पुलिस को कॉल करके उन्हें सही जानकारी दी। पुलिस ने पहले से ही 10 लाख रुपए के इनाम का ऐलान कर रखा था और अब इस कॉल ने पूरे मामले को नया मोड़ दे दिया। इस एक कॉल के बाद पुलिस के पास सुराग मिल गया और अपराधी पकड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया। तो इस बड़बोलेपन की वजह से सारी जानकारी पुलिस तक पहुंची और उन्होंने 72 घंटे के अंदर इस पूरे मामले को सुलझा लिया। अगर वह शख्स ऐसा नहीं कहता तो शायद उन्हें पकड़ने में समय लग जाता, क्योंकि इतने सारे जेवर बेचना और ट्रैक करना एक मुश्किल काम था और हर चीज के कनेक्शंस को जोड़ते हुए पकड़ना उतना आसान नहीं था। लेकिन उस बड़बोलेपन ने पुलिस को सीधा रास्ता दिखाया और हरियाणा पुलिस ने इतने कम समय में इस केस को हल किया और आरोपियों को पकड़ लिया। अब समस्या यह थी कि लूटे गए सामान पर कई लोग दावा करने लगे। हर कोई कहने लगा कि उसका लॉकर भी लूटा गया था और उसका सामान उसे वापस किया जाए। यह मामला कोर्ट तक पहुंचा, जहां कोर्ट ने निर्णय लिया कि हर एक व्यक्ति अपना बयान देगा
और जो उसका सामान साबित होगा उसे उसी आधार पर वापस किया जाएगा। यह पूरा मामला बहुत दिलचस्प और चौंकाने वाला था। बैंक के सुरंग से लेकर घर तक का सफर महज 57 सेकंड में तय करना और फिर इतनी सफाई से बैंक के लॉकर तोड़कर उन्हें लूटना, यह निश्चित रूप से एक मास्टरमाइंड प्लान था। लेकिन जैसा कि आपने बताया, इन सब की प्लानिंग और कार्यान्वयन परफेक्ट था, फिर भी एक बड़बोलेपन ने उनका भेद खोल दिया। यह साबित करता है कि किसी भी अपराध को जितना भी मास्टरमाइंड तरीके से किया जाए, एक छोटी सी गलती या अति आत्मविश्वास सब कुछ नष्ट कर सकता है। अब इन पर मुकदमा चल रहा है और कोर्ट में यह मामला चल रहा है कि कैसे इनकी लूट की गई चीजें सही लोगों को वापस की जाए। जैसे कि आपने कहा, बैंक आमतौर पर अपने लॉकर में रखे सामान के लिए जिम्मेदार नहीं होता, लेकिन यह प्रकरण इस बात को भी उजागर करता है कि लोग अपने सामान को सुरक्षित रखने के लिए बैंक पर विश्वास करते हैं, और अगर बैंक में कुछ गलत होता है तो वे बैंक से कुछ हद तक अपनी सुरक्षा की उम्मीद करते हैं। हरियाणा के इस बड़े बैंक रॉबरी केस ने यह भी दिखाया कि कभी-कभी बड़बोलापन और छोटी सी लापरवाही की वजह से एक बड़ी योजना का पर्दाफाश हो सकता है। तो यह थी आज की कहानी। दोस्तों, अगर आपको ये क्राइम स्टोरी पसंद आई तो जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग क्राइम स्टोरीज के लिए बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सबसे पहले अपडेट मिल सके। धन्यवाद।